Good morning, students. So we are discussing the chapter 2 of the political science, federalism, and now let's look ahead. Means third part, how federalism practice in India. So federalism is practiced in different countries of the world and also in India. So how it is practiced in India? So let us look. First, we read in the federal system that country is subdivided into the different constituent unit. Why? For the ease of the administration. है ना, छोटे छोटे भूभागों में देश को विभाजित किया जाता है. क्यों विभाजित किया जाता है? कि वहाँ प्रशासन भली भांत चलाई जा सके, है ना. तो फर्स्ट हमारे यहाँ जो डिवीज़न था स्टेट्स का, वो किस आधार पे किया गया? लिंग्विस्टिक स्टेट्स, है ना. लैंग्वेज के आधार पे हमारे यहाँ डिवीज़न किया गया स्टेट्स का. स्टेट को बांटा गया भाषा के आधार पे. द फर्स्ट चैलेंज फेस्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज द लिंग्विस्टिक स्टेट, है ना. व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, है ना, सो लीडर्स they decided that we cannot going to divide the state on the basis of the language. देश के आज़ादी के बाद हमारे जो नेता थे उन्होंने डिसाइड किया कि देश को भाषा के आधार पर विभाजित नहीं किया जाएगा. क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि इससे क्या होगा, एकता में खलल पैदा होगा, है ना. भाषा के आधार पर लोग बंटते जाएंगे तो फिर अनेकता में एकता, इस तथ्य को हासिल करना मुश्किल काम था. तो इस वजह से उन्होंने डिनाई किया. लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद डिमांड उठने लगा किसका? आंध्र प्रदेश और गुजरात, बहुत सारे स्टेट्स का डिमांड उठा भाषा के आधार पे. इन 1947 द areas, boundaries and names of several old states of India were changed in order to create a new state. अब बोला है कि 1947 के बाद, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में आप प्रोविंसेस का नाम जानते होंगे, है ना, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, सिंध. तो ये सारे क्या थे? ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंस थे, जो बड़े बड़े, बिहार, ये सब बड़े बड़े प्रोविंस थे. और देश के आज़ादी के बाद उनको नए तरीके से बांट करके एक नए राज्यों का गठन किया गया. सो न्यू स्टेट्स वेर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट. अब बोला है कि देश के आज़ादी के बाद, देश आज़ादी जब मिली देश को, तो उसके बाद जो पहला स्टेट था जो लैंग्वेज के आधार पर डिवाइड किया गया, दैट वाज आंध्र प्रदेश, है ना. और क्यों? जब लीडर ने कह दिया था कि हम भाषा के आधार पर किसी भी स्टेट को डिवाइड नहीं करेंगे, तो क्यों डिवाइड किया गया आंध्र प्रदेश को? क्योंकि वहाँ पर बहुत जोरदार आंदोलन हुआ और वहाँ के एक प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे अलूरी सीताराम राजू. उनकी इस फास्ट, क्योंकि वो भूख हड़ताल पर चले गए, जब तक बोले कि हमारा डिमांड नहीं माना जाएगा, आंध्रा को मद्रास से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे. और उनकी इसमें मौत हो गई. और मौत के बाद वहाँ पर भयंकर आंदोलन छिड़ गया, है ना. तो हिंसा फैल गई और हिंसा फैलने के कारण लीडर्स को हमारे झुकना पड़ा. और फिर आंध्रा वाज द फर्स्ट स्टेट विच वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज. और इसके लीडर कौन थे? अलूरी सीताराम राजू. तो वही यहाँ पर कह रहा है, ऐसे बहुत सारे स्टेट, गुजरात, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, क्योंकि बिहार वाज आल्सो पार्ट ऑफ द बंगाल. और इस तरह अलग अलग स्टेट, गुजरात वाज ए पार्ट ऑफ द बॉम्बे, गुजरात जो था बॉम्बे का पार्ट था. तो ये सब भाषा के आधार पर डिवाइड किया गया, है ना. सम स्टेट वेर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एथेनिसिटी एंड ज्योग्राफी सच एज नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. अब बोला है कि सारे स्टेट को भाषा के आधार पर ही नहीं, लेकिन मैक्सिमम स्टेट जो आज़ादी के बाद इंडिया में बनाए गए, ज़्यादातर भाषा के आधार पर ही उनका गठन किया गया.
लेकिन कुछ स्टेट जो थे, इथेंसिटी, कल्चर, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर, लाइक यहाँ पर दिया हुआ है नागालैंड. सो नागालैंड पीपल हु लिव्ड इन ए पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर. नागालैंड का क्या है, कल्चर एक अलग है, तो इथेंटिसिटी उसको अलग एक स्टेट बना दिया गया. बोला ज्योग्राफी के आधार पर, जैसे उत्तराखंड एंड झारखंड है ना, तो इनकी ज्योग्राफी पहले बिहार में था, है ना. झारखंड वाज ए पार्ट ऑफ द बिहार, लेकिन बिहार की ज्योग्राफी अलग है, झारखंड की अलग है ना. मोस्टली मिनरल बेल्ट, झारखंड क्या है, टोटली मिनरल बेल्ट है, वहाँ एग्रीकल्चरल लैंड बहुत कम है, तो उसको एक अलग पार्ट कर दिया गया, अलग स्टेट कर दिया गया, है ना. उत्तराखंड, अब उत्तराखंड क्या है, उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, लेकिन इसकी ज्योग्राफी अलग है. मोस्टली उत्तराखंड क्या है, माउंटेनियस रीजन है, तो इसको अलग किया गया, तो ज्योग्राफी के आधार पर इनको डिवाइड किया गया. Some concern that it might lead to the disintegration of the nation, but worked well and effectively. पहले लीडर ने क्यों डिनाई किया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी या जो पहली हमारी जो पार्लियामेंट बनी, इलेक्शन हुआ, फर्स्ट इलेक्शन वाज हेल्ड इन इंडिया इन 1951 में, पहले इलेक्शन जो हेल्ड हुआ हमारा, है ना. तो वो जो लीडर थे उस समय के पार्लियामेंट को, उन्होंने डिजाइन कर दिया कि हम भाषा के आधार पर इसको डिवाइड ही नहीं करेंगे. क्यों, उनका मानना था कि भाषा के आधार पर होगी तो लोगों में क्या है, जो अनेकता में एकता है ना, या इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन की, राष्ट्रीय एकता की जो बात हो रही है, इसमें क्या है, खलल पैदा होगा, इसमें खलल पैदा हो जाएगा, और क्या होगा, और लोगों में भिन्नता, भेदभाव बढ़ेगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जब फर्स्ट आंध्र प्रदेश का गठन किया गया आज़ादी के बाद भाषा के आधार पे, उसके बाद आंध्र प्रदेश के तुरंत बाद बॉम्बे से गुजरात को अलग किया गया, बिहार को अलग किया गया, तो बहुत सारे भाषा के आधार पर आधारित अलग किया गया. लेकिन कहीं भी हमको डिसइंटीग्रेशन, है ना, एकता में लोगों की कमी नहीं आई, है ना. एक दूसरे का रेस्पेक्ट लोग करते रहे. अब हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया, लैंग्वेज पॉलिसी, है ना. और लिंग्विस्टिक स्टेट थे, हाउ द स्टेट वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, मोस्टली भाषा के आधार पे. कुछ स्टेट बताया गया उसमें कि ज्योग्राफी और इथेंसिटी के आधार पर, कल्चर के आधार पर डिवाइड किए गए. अब लैंग्वेज पॉलिसी, ए सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी. आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज. हिंदी वाज आइडेंटिफाई एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट इट इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडिया. अब बोला कि लैंग्वेज पॉलिसी, विच लैंग्वेज विल बी प्रीफर्ड इन इंडिया. तो यहाँ पे लैंग्वेज पॉलिसी की बात की गई. लैंग्वेज पॉलिसी में होता है कि विच लैंग्वेज विल बी प्रीफर्ड, है ना. किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को हमको प्रीफर करना पड़ेगा उससे. क्यों, क्योंकि मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, the language which official documents should be procured or maintained or written. तो एक पर्टिकुलर हर स्टेट लैंग्वेज चाहिए उस देश के लिए, जिसमें सारे एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक कार्य किए जा सकें, दस्तावेजों को उस भाषा में मेंटेन किया जा सके. तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज की ज़रूरत होती है. और ज़्यादातर देश के पास नेशनल लैंग्वेज होती है कि पूरा का पूरा देश उसी लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और अपने डॉक्यूमेंट को मेंटेन करता है. तो इंडिया में भी उस सिस्टम लाने के लिए प्रक्रिया जारी की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में. तो वही यहाँ बोल रहा है कि सेकेंड टेस्ट इंडियन फेडरेशन, जब राष्ट्र बना हमारा आज़ादी के बाद, तो इस संविधान सभा के पास सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो एक लैंग्वेज पॉलिसी था कि इंडिया अपना आगे वर्क किस भाषा में करेगा. क्योंकि अंग्रेजों के टाइम तो इंग्लिश में हो रहा था, है ना. और अंग्रेजों के आने से पहले मुगल टाइम में उर्दू में हुआ करता था, उससे पहले संस्कृत में हुआ करता था. ये सब ऑफिशियल लैंग्वेजेज हुआ करती थी, है ना. जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स या डॉक्यूमेंट मेंटेन किए जाते थे, है ना, तो इन भाषाओं में किए जाते थे अलग अलग पीरियड के टाइम में. तो जब इंग्लिश आए
ब्रिटिश आए तो इंग्लिश में मेंटेन किया जाने लगा, लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे बड़ी समस्या आई कि आगे हम किस भाषा में अपने डॉक्यूमेंट को मेंटेन करेंगे, है ना। तो ज़्यादातर जो हिंदी स्पीकिंग बेल्ट थे वो प्रीफर किए कि हिंदी शुड बी डिक्लेयर एज द नेशनल लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ स्पोकन बाय द मैक्सिमम पीपुल। क्योंकि भारत एक विविधताओं का देश था, तो बहुत सारी भाषाएं थी, लेकिन क्योंकि हिंदी सबसे ज़्यादा अधिक एरिया में बोली जाने वाली बोली थी, इसलिए ज़्यादातर जो लीडर थे इसके पक्ष में थे, मोस्टली द हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के जो लीडर थे। तो वही यहाँ पर फोकस किया कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। अब क्योंकि ओनली 40% यहाँ पर दिया हुआ है, 40% इंडियन की ही मदर टंग थी ये, है ना। 40% भारतीय की मातृभाषा थी, रेस्ट 60% इस भाषा से बहुत लोग परिचित नहीं थे, है ना, इसके बारे में जानते नहीं थे। तो डेफिनेटली अब यहाँ पर क्या होगा, विरोध होना शुरू हो गया। जो 60% लोग थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि नो, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जाए। क्या समस्या थी राष्ट्रभाषा की दर्जा दे देने में? क्योंकि राष्ट्रभाषा की जब हिंदी को दर्जा मिल जाती तो सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को हिंदी में मेंटेन करना अनिवार्य हो जाता, है ना। क्योंकि राष्ट्रभाषा है, हर जगह राष्ट्रभाषा को सीखना अनिवार्य हो जाता, है ना। कुछ एक टाइम पीरियड दिया जाता कि 10 साल या 15 साल के बाद हम क्या है, टोटल हिंदी ऑल ओवर द इंडिया इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। एवरीबडी शुड नो द हिंदी, हाउ टू स्पीक एंड हाउ टू राइट, एंड एवरी डॉक्यूमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन इंडिया विल गोज ऑन द हिंदी, है ना। सारे प्रशासनिक कार्य जितने भी डॉक्यूमेंट को मेंटेन किया जाएगा हिंदी में। तो ये समस्या थी, जो हिंदी नहीं जानते थे उनके सामने बड़ी समस्या आ गई कि हमको तो हिंदी ही पता नहीं था, है, और आगे चल कर क्या होगा, ये तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने विरोध कर दिया, है ना। तो यहाँ पर यही दिया गया है। So there are 21 other scheduled languages. State can enjoy its own language for the official purpose. अब क्योंकि विरोध, और टी कृष्णाचारी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे प्रथम, उन्होंने खुलकर इसका विरोध कर दिया, क्योंकि वो सदर्न इंडिया स्टेट के एक लीडर के तौर पे थे। उन्होंने कह दिया कि अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा दी जाएगी तो हम भारत से अलग हो जाएंगे, है ना। तो मजबूरन जो संविधान सभा थी उसने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा न देकर इसको राजभाषा कर दिया गया, है ना। और 21 अदर लैंग्वेजेज जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज थी जोड़ा गया, मतलब हिंदी को लेकर के 21 भाषाओं को शामिल किया गया भारत में, है ना, जिसमें ऑफिशियल वर्क किया जा सकता है अलग अलग स्टेट। एंड एवरी स्टेट दे हैव देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेज। 21 भाषा दिया गया है, तो अलग अलग स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं। एंड ईच स्टेट कैन मेंटेन देयर रिकॉर्ड इन दिस लैंग्वेजेज, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को कैरी ऑन कर सकता है इस लैंग्वेज में। जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी है, तो हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या है, प्रशासनिक कार्य हिंदी में होते हैं। तमिलनाडु में तमिल में होगा, है ना, कर्नाटक में कन्नड़ में, ऐसे अलग अलग जो भी स्टेट हैं उनकी। लेकिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा, मतलब इसको प्रोत्साहित किया जाएगा कि पीपल शुड नो लर्न हिंदी, है ना। वी हैव अडॉप्टेड 3 लैंग्वेजेज स्ट्रक्चर एंड एनी 2 लैंग्वेज कैन बी यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। हमने 3 लैंग्वेज स्ट्रेटेजी अपनाया, है ना। एटलीस्ट 3 लैंग्वेज शुड बी टॉट इन द इंडियन स्कूल अप टू द क्लास 8, है ना। 8 तक विद्यालयों में 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, और हर स्टेट में है। तो वहाँ पर ये कहा गया कि एनी 2 लैंग्वेज कैन बी यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर। आज तक 3 भाषाएं हर स्टेट में, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में है तो 3 भाषा आप पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, 3 भाषा पढ़े हो। और 2 लैंग्वेज एटलीस्ट इंटरमीडिएट और हाई स्कूल तक 2 लैंग्वेज पढ़ना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चर एनी 2 लैंग्वेजेस कैन बी यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव। हर स्टेट 2 लैंग्वेज को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए यूज करेगा,
है ना। ऐसा नहीं कि तमिलनाडु में केवल तमिल में ही एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होगा, दोनों लैंग्वेज में किया जाएगा, है ना। तमिल जिसको आ रहा है वो मेंटेन करेगा, है ना, और इंग्लिश में भी मेंटेन किया जाएगा, है ना। द पर्सन हु डज नॉट नो द तमिल सो ही विल मेंटेन इन द इंग्लिश। तो हर स्टेट के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि एटलीस्ट 2 लैंग्वेज, है ना। और स्कूलों में प्राइमरी तक 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, उसके बाद हाई स्कूल तक अनिवार्य कर दिया गया एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेज एजुकेशन के तौर पर, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में 2 भाषा कोई भी स्टेट में, तमिलनाडु में जाओगे तो वहाँ तमिल और इंग्लिश, हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश। हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया। अब बोला है कि इंडिया में किस तरह प्रैक्टिस किया, किसके आधार पे, लैंग्वेज पॉलिसी के आधार पे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पज वाज टू स्टॉप इन 1965। अब बोला है कि संविधान सभा ने कहा, क्यों, टू प्रमोट द अदर लैंग्वेजेज, है ना, डिफरेंट लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाएगा एंड हिंदी विल ऑल्सो बी प्रमोटेड, है ना। यहाँ पर 3 भाषाओं का जिक्र किया गया है, शुरू में पढ़े आप कि हर विद्यालय में 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, है ना। तो उसमें इसका भी जिक्र था कि जैसे तमिलनाडु, हमारे यहाँ तो हम पढ़ते हैं संस्कृत एक अलग, यहाँ पढ़ रहे हैं हम इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, लेकिन जो बाकी नॉन हिंदी बेल्ट है वहाँ पर हिंदी को अनिवार्य किया गया, एटलीस्ट चिल्ड्रन शुड रीड हिंदी अप टू द क्लास 8 तक बच्चे हिंदी को पढ़ें, है ना, पढ़ाया जाए। क्यों, धीरे धीरे उत्सुकता डेवलप होगी टू लर्न द हिंदी, और इस तरह क्या है, हिंदी को हम प्रमोट कर सकते हैं धीरे धीरे ऑल ओवर द इंडिया, एंड आगे चलकर इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाया जा सकता है। जब मैक्सिमम सारे लोग जानना शुरू कर देंगे हिंदी, तो डेफिनेटली जब इसको दर्जा दिया जाएगा तो ज़्यादा विरोध नहीं होगा। तो यहाँ पे यही कहा गया, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वाज टू स्टॉप इन 1965। अब संविधान सभा ने कहा था कि 1965 तक धीरे धीरे इंग्लिश को हम बंद कर देंगे, इसका यूज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अलग अलग जो देश के ऑफिसेज में हो रहा है धीरे धीरे बंद कर देंगे, और हिंदी को इसके स्थान पर प्रमोट किया जाएगा या अदर लोकल, मोस्टली जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हिंदी के प्रमोट किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, बट नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट डिमांडेड दैट द यूज ऑफ द इंग्लिश, देयरफॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट सेड टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी एंड ऑफिशियल पर्पजेज। अब बोला है कि क्योंकि नॉर्थ इंडियन स्टेट ने विरोध किया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया जाए, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी कि बोला ओके हम राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं देंगे, लेकिन धीरे क्या है, इंग्लिश का यूज स्टॉप कब कर दिया जाएगा, 1965 तक धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा, हिंदी विल बी प्रमोटेड। तो इस बात पर संविधान सभा के जितने सदस्य थे राजी हुए और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, है ना। The candidate in an examination conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these languages. State who have their own official language. अब बोला है कि इससे पहले आप पढ़े कि in any part of the India at least 2 languages will be preferred as a administrative लैंग्वेज, 2 भाषाओं को एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज के लिए प्रिफर्ड किया जाएगा। और इसीलिए कोई भी एग्जामिनेशन जब होता है तो जो क्वेश्चन पेपर आता है 2 लैंग्वेजेज में आता है ना। कहीं भी आप एग्जाम दिए होगे, आप हिंदी जानते हो तो आप प्रिफर करोगे हिंदी एंड इंग्लिश, आप, है ना। तो साइड बाई जो प्रिंट क्या होगा, कोई भी एग्जामिनेशन देश में हो रहा है केवल सिंगल लैंग्वेज में कभी भी प्रिंट नहीं होता, एटलीस्ट 2 लैंग्वेज में उसको प्रिंट करना ही है। हमारे यहाँ करेगा तो इंग्लिश और हिंदी में करेगा, तमिलनाडु में करेगा तो तमिल इंग्लिश में करेगा, है ना, 2 लैंग्वेज में उसको प्रिंट। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेज, स्टेट टू हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, और सेंट्रल गवर्नमेंट एटलीस्ट 2 लैंग्वेज को प्रीफर करेगी एग्जामिनेशन लेने के लिए, और स्टेट
गवर्नमेंट का उसका अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, जिस स्टेट का जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें वो ले सकती है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा अनिवार्य नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में अनिवार्य है ना। शेड्यूल लैंग्वेजेज इन इंडिया, अब बोला है कि डिफरेंट शेड्यूल 21 जो शेड्यूल लैंग्वेजेज इंडिया में थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेज थी, तो यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है कितने कितने % लोग, तो ये सारा हिंदी बेल्ट है ना, और अदर लैंग्वेजेज को दिया गया है ये सब यहाँ पर। तो असमी, बंगाली, बोरो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, है ना। तो ये सब क्या है, दे आर शेड्यूल लैंग्वेजेज ऑफ द इंडियन फेडरल सिस्टम। अब बोला कि इंडिया हैज 22 शेड्यूल लैंग्वेज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, 22 शेड्यूल अलॉन्ग विद द इंग्लिश, तो 22, क्योंकि हिंदी को छोड़ करके 21 लैंग्वेज हैं और हिंदी को राजभाषा लेकर के 22 शेड्यूल लैंग्वेज, क्योंकि इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन। अब बोला है कि फेडरलिज्म हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस होता है उसमें सेंटर और स्टेट का रिलेशन क्या होता है ना। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे, इट हेल्प ए लॉट टू अवॉइड द क्लासेस बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। फेडरलिज्म है ना, एक डिवाइड करने से, क्यों हम देश को डिवाइड करते हैं, फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, जितना स्मॉलर यूनिट होगा उतना बढ़िया ढंग से उसको प्रशासनिक व्यवस्था की जा सकती है ना। हमारे हाथ में बहुत बड़ा दायरा हो जाएगा तो हम बहुत भली भांति उसको नहीं देख सकते, दायरा जितना सीमित होगा उतना पकड़ अच्छी होगी, तो इसीलिए इसको डिवाइड किया गया। अब यहाँ बोल रहा है कि अब सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन, अब क्योंकि आगे पढ़ चुके हो कि सेंट्रल का पावर अलग है स्टेट का, तो रिलेशन इंडिया में कैसे है ना। इट हेल्प ए लॉट टू अवॉइड क्लासेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। बोल रहा है कि सेंटर एंड स्टेट, देयर इज नो क्लासेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। जो फेडरल सिस्टम इंडिया ने अपनाया उसमें स्टेट और सेंटर में क्लासेस बहुत ज़्यादा विरोध देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि पावर डिफरेंट है ना। सेकेंड, व्हेन सेम पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग इन सेंट्रल एंड state couldn't enjoy more power as central government could influence the decision of the state। अब बोला है कि इन सच ए सिचुएशन जहाँ पर सेंटर और स्टेट में एक ही पार्टी की सरकार हो, फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में बीजेपी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी है, तो बोला है कि ऐसी जगहों पे जो स्टेट है पूरा पावर इंजॉय नहीं कर पाता है अपना। क्यों? क्योंकि दोनों जगह एक सेम पार्टी की गवर्नमेंट है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है हमेशा क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है स्टेट गवर्नमेंट को, है ना, क्योंकि वो दखलंदाजी करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि सेम पार्टी की सरकार है तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन प्रभावित होगा, है ना। दूसरा, बट आफ्टर 1990 मेनी रीजनल पार्टी केम अप एंड एक्वायर्ड द पावर इन स्टेट। दिस वाज आल्सो द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर। अब बोला है कि 1990 के बाद, 1990 के बाद बहुत सारी रीजनल पार्टी का जन्म हुआ भारत में, है ना। बहुत सारी रीजनल पार्टियां बनी और रीजनल पार्टियों के आने के बाद जो ये सिस्टम था, 2 पार्टी हमारे यहाँ कांग्रेस या जनता दल, ये 2 सरकारें ही ज़्यादातर चलती थी, है ना। तो इस तरह कोएलिशन गवर्नमेंट के आने के बाद क्या हुआ, ये जो देखने को मिल रहा था कि इन्फ्लुएंस, स्टेट गवर्नमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार होती थी, ज़्यादातर उसकी
स्टेट में भी सरकार थी और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर को भी वो इन्फ्लुएंस करती थी। लेकिन जो कोएलिशन स्मॉलर पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां जैसे सपा हो गई, बसपा हो गई, ADIMK हो गया, शिवसेना हो गया, है ना, तो फिर अलग अलग ऐसे स्मॉलर पार्टियों का गठन होने के बाद क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट, तो इसमें स्टेट में दखल अंदाजी सेंट्रल गवर्नमेंट की धीरे धीरे कम हुई, क्योंकि अलग स्टेट में रीजनल पार्टियों की सरकार बनने लगी या कोएलिशन से बढ़ने लगी। बड़ी पार्टियों की सरकार के साथ कोएलेट छोटी सरकार पार्टियां करती थी, तो इस मिलकर के लोग बनाते थे, तो ज़्यादातर उनका प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट में प्रभाव कम हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेट खुल करके जो उसके पास पावर था वो इंजॉय करना शुरू किया विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंटर। Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national party had to enter in। अब बोला है कि कोएलिशन जो स्मॉल पार्टियां है ना, स्मॉलर पार्टी 1990 के बाद आना जब शुरू हुई, तो जो बड़ी पार्टियां थी धीरे धीरे क्या हुआ, अब किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती, और इसके बाद क्या हुआ, कोएलिशन धीरे धीरे शुरू हुआ। बड़ी पार्टियां थी छोटी स्मॉलर पार्टियों से क्या है, कोएलिशन करना शुरू की, है ना, गठबंधन करना उन्होंने शुरू कर दिया। और आज देखते ही हो इंडिया गठबंधन 26 पार्टी मिलकर के एक साथ चुनाव लड़ी। NDA 37 पार्टियां मिली, है ना, 37 स्मॉलर छोटी छोटे दल मिलकर के ये क्या हुआ, एक साथ चुनाव लड़े। तो इस तरह क्या हुआ, कोएलिशन शुरू हुआ, और इस तरह कोएलिशन आने से क्या हुआ कि स्टेट इंडिपेंडेंट होते चले गए धीरे धीरे, है ना। स्टेट इंडिपेंडेंट का मतलब जो इन्फ्लुएंस रहता था सेंटर का स्टेट्स पे बहुत ज़्यादा, वो धीरे 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 कम होना शुरू हुआ। दिस लीड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब बोला है कि जो कोएलिशन गवर्नमेंट आने से क्या फायदा हुआ, इट लीड्स टू द रेस्पेक्ट फॉर द स्टेट। अब धीरे धीरे स्टेट्स के लिए रेस्पेक्ट होना शुरू हो गया, मतलब मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्टेट्स को केयर नहीं करती थी, या चीफ मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा केयर नहीं किया जाता था। चीफ मिनिस्टर मीन्स नथिंग, सेंटर में जिस पार्टी की सरकार है ज़्यादातर स्टेट में उसी की सरकार, और जब चाहती थी उस चीफ मिनिस्टर को कुर्सी पर बैठाती थी और चीफ मिनिस्टर को हटा सकती थी। बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता था चीफ मिनिस्टर का, रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन जब कोएलिशन गवर्नमेंट आना शुरू हुई तो चीफ मिनिस्टर मतलब भी कुछ हुआ, और चीफ मिनिस्टर इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना शुरू हुआ, है ना, शुरू किए, और इसका परिणाम बेहतर हुआ। सो लीड्स टू न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट। और इस तरह क्या हुआ, स्टेट ऑटोनोमस होने लगा। ऑटोनोमस मीन्स इट डज नॉट टेक एनी डिसीजन विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंटर। स्टेट इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन लेने लगे, है ना, बिना सेंटर के इन्फ्लुएंस के। और जब कोई भी व्यक्ति जब इंडिपेंडेंटली अपने दिमाग से, है ना, अपने विवेक से जब डिसीजन लेगा, तो वो किसी के सलाह के द्वारा लिया गया डिसीजन से हमेशा बेहतर होगा, है ना। क्योंकि विवेक कब आता है, विवेक आपके पास तभी आएगा जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो जो भी एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं हमेशा एक्सपीरियंस आदमी जो भी डिसीजन लेगा वो बेहतर होगा किसी दूसरे के सलाह के द्वारा बिना। तो वही स्टेट में हुआ, ऑटोनोमस स्टेट हो गए, चीफ मिनिस्टर दे स्टार्टेड टेकिंग डिसीजन देयर ऑन, है ना, विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंटर। टुडे दिस रीजनल पॉलिटिकल पार्टी आर इवन अफेक्टिंग द डिसीजन मेकिंग इन सेंटर ऑल्सो। और आज आप देख ही रहे हो पावर ऑफ द रीजनल पार्टी, दे आर इन्फ्लुएंसिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो, है ना। अभी रूलिंग पार्टी कौन सी है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस NDA, और इट इज कितने पार्टियों का साथ कोएलिशन है इसका, 37 पार्टियों के साथ कोएलिशन है ना। तो डिफरेंटली जिस भी पार्टियों के साथ कोएलिशन है उनका इन्फ्लुएंस डिसीजन में रहेगा, है ना।
आपको देखने को यहाँ मिलता ही होगा, चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम पार्टी, नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड। तो ये सारे लोग क्या हैं, ये तो मेजर पार्टियां हैं, इसको छोड़ करके बहुत छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो उनका भी इन्फ्लुएंस है। So we can say that today power sharing is more effective than it was practiced in the early days when constitution was written। अब बोला है कि आज पावर शेयरिंग ज़्यादा इफेक्टिव है। क्यों ज़्यादा इफेक्टिव है? बिकॉज स्मॉलर पार्टी फॉर्म्ड, और स्मॉलर पार्टी मीन्स दे आर लीडिंग द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपुल। जो छोटी छोटी पार्टियां अलग अलग सामाजिक वर्ग को लीड करती हैं, उनके आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुंचाती हैं। पहले बड़ी पार्टियां थी, तो बड़ी पार्टियां बहुत ज़्यादा केयर नहीं करती थी समाज के अलग अलग लोगों पे, है ना, बहुत ज़्यादा केयर नहीं था। लेकिन अलग अलग जो पार्टियां बनी, जोग्राफिकल रीजन के आधार पे, है ना, जाति के आधार पे, कुछ धर्म के आधार पे भी बनी, लेकिन इन्होंने क्या हुआ, मसला उठाया मोस्टली। अब इससे क्या हुआ कि इन दिनों में हमको देखने को मिला कि जो छुआछूत है ना, या भेदभाव है समाज में जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, इसमें बहुत कमी आई। तो कमी क्यों आई? रीजनल पार्टियों के आने से। अगर रीजनल पार्टियां नहीं आ रही होती तो ये संभव नहीं था। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि सो वी कैन से दैट टुडे पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव। अब पहले से ज़्यादा इफेक्टिव है। 1990 के बाद जब स्मॉलर पार्टियां कोएलेट करने लगी बड़ी पार्टियों से, तो हमको क्या देखने को मिला, पावर शेयरिंग ज़्यादा इफेक्टिव हो गया पहले के मुकाबले। क्यों? क्योंकि समाज के अलग अलग सेक्शन के लोगों का भी प्रभाव धीरे धीरे पार्लियामेंट में पहुंचने लगा, है ना। ये लोग भी एक्टिव हो गए, और इनको एक्टिव कौन किया? लीडर ऑफ द स्मॉलर पार्टी, जो अपने समाज के लोगों के लिए क्या हुआ, लोगों को समझाया, और दे रिच द पार्लियामेंट बाय कंटेस्टिंग द इलेक्शन। समझाकर एकजुट किया और पार्लियामेंट तक पहुँचे और बड़ी पार्टियों पर दबाव बनाया। तो यहाँ ये वीडियो को हम ख़त्म करते हैं, फिर अगले पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th। So we will start from the next topic, part 4. So linguistic diversity of India. अब linguistic diversity means diversity on the basis of language, भाषा के आधार पर भिन्नता। तो हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इन सब भाषाओं के आधार पर कितनी भिन्नता है वही यहाँ पर दर्शाया गया है। As per the census report 2001 of India held in 2001, there are 1500 distinct languages। अब बोला है कि 2001 census means जनगणना, है ना। जनगणना 2001 के जनगणना के अनुसार भारत में बोली जाने वाली कितनी लगभग भाषाएं थी? 15,000 डिफरेंट लैंग्वेज, 1500 अलग अलग भाषाएं देखने को मिली। These languages were grouped together under some major languages like भोजपुरी। अब बोला है कि ये लैंग्वेज क्या है? ग्रुप्ड टुगेदर इन डिफरेंट लैंग्वेजेज। एक भाषा की ये सह भाषाएं हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेजर लाइक भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली एंड मेनी अदर वेयर ग्रुप टुगेदर अंडर हिंदी। अब बोला है कि सारी क्या है? भोजपुरी हो गई, मगधी हो गई, बुंदेलखंडी हो गई, अवधी हो गई, छत्तीसगढ़ी हो गई, राजस्थानी हो गई, है ना। ये सारी ब्रज भाषा हो गई, ये सारी भाषाएं, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो हिंदी की, ये सारी सह भाषाएं हैं, है ना। ये हिंदी की सह भाषाएं हैं। लेकिन तो अब जैसे छत्तीसगढ़ में चले, और जितना भी सह भाषाएं हैं उसमें सब जगह हिंदी एज ए मीडियम ऑफ एजुकेशन को अपनाया जाता है। तो इस तरह लेकर, ऐसा नहीं कि हिंदी की सह भाषाएं हैं, बाकी सब भाषाओं की भी सह भाषाएं हैं, है ना। बोली में अंतर हो जाता है। 1 से 2 जिलों को जब पार करेंगे तो बोली में अंतर देखने को मिलेगा। भोजपुरी में ही बलिया में कौन सी भाषाएं बोली जाएंगी,
है ना। आप यहाँ से बनारस चले जाओ, भाषा बदल जाएगी, है ना। लखनऊ साइड चले जाओ, वहाँ भाषा बदल जाएगी। फिर उधर सोनभद्र मिर्ज़ापुर चले जाओ, वहाँ भाषा बदल जाएगी। तो हिंदी की ये सारी सब भाषाएँ ही हैं। Even after this grouping, the census found 114 major languages. Of these, 22 languages are now included in the 8th schedule of the Indian Constitution. अब बोल रहा है कि इनमें से भी 114 मेजर लैंग्वेजेस देखने को मिली, है ना। 15 तो बहुत कम डिफ्रेंसिएशन रहता है, लेकिन एक 114 मेजर लैंग्वेज, उसमें से 22 को शेड्यूल्ड लैंग्वेज भारत के संविधान में शामिल किया है। किसमें? 8 शेड्यूल्ड of the Indian Constitution and are therefore called the scheduled languages. Others are called non-scheduled languages. और जो भारत 8 शेड्यूल्ड में जोड़ा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के, वो शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा गया, और जो जिनको नहीं जोड़ा गया नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेज बोला जाता है। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इंडिया परहैप्स द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, और इंडिया इज द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर लैंग्वेज के आधार पर भिन्नता देखी जाए तो भारत से ज़्यादा भाषा के आधार पर भिन्नता दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलती है। यहाँ है ना, यहाँ पर पग पग पर भाषा बदल जाती है। यहाँ पर लोग, पुराने लोग कहते हैं कि क्या है, 5 कोस पे भाषाएं बदल जाती हैं। तो वाकई 5 कोस पे भाषाएं बदलते हुए देख रहे होगे, कुछ ना कुछ बोली में अंतर आ जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, अब बोला है कि डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिवीजन, है ना। हाउ वी डिसेंट्रलाइज द पावर। सो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंटर एंड गिवन टू अदर लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब डिसेंट्रलाइजेशन यहाँ क्यों हुआ कि पावर इज टेकन फ्रॉम द सम गवर्नमेंट एंड गिवन टू अनदर गवर्नमेंट। तो डिसेंट्रलाइजेशन कब हुआ? 1992, जब लोकल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया गया 1992 में। तो सम पावर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम पावर फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट वेर स्नेच्ड एंड ट्रांसफर टू द लोकल गवर्नमेंट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर को लिया गया और लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया। तो वही बोल रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया। So when power is taken away from central and given to the other levels of the government, state government and given to the local government, it called decentralization. और decentralization को इसको लागू कब किया गया? 1992 में लागू किया गया था। मीन्स लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया गया। ऐसा नहीं था कि पहले लोकल गवर्नमेंट नहीं था, है ना। पहले भी ग्राम सभाएं थी, ग्राम पंचायतें थी, और पहले भी ग्राम प्रधान हुआ करते थे, लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं था ग्राम प्रधान का। क्यों? क्योंकि कुछ पावर ही नहीं था। लेकिन जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ 1992 में, है ना, तो पावर क्या हुआ? बहुत सारा पावर लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया है। कैसा? बिल्डिंग ऑफ विलेज रोड्स, गांव की जो भी सड़कें होंगी ग्राम प्रधान के अंडर में आएंगी। बेसिक एजुकेशन, 5वीं तक जो शिक्षा होगी ग्राम प्रधान के अंडर में, मीन्स ही विल सुपरवाइज, वो सुपरवाइज करेगा, है ना। बेसिक हेल्थ केयर, टीका कब लगवाना है ना। जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है मलेरिया की, बुखार की, बांटी जाती है, कब देना है लोगों में, है ना। सैनिटेशन, साफ सफाई। उसके बाद क्या है? रिहैबिलिटेशन, लोगों के लिए घर बनवाना, है ना, जो आवास योजनाएं आती हैं। तो ये सब गांव के प्रधान के अंडर में आता है ना। पहले नहीं था, सारा सेंटर और स्टेट देखता था। मतलब जब ये पावर मिला गांव लोकल गवर्नमेंट को, तो आज देख ही रहे हो ग्राम प्रधान का क्या जलवा है, हैं? तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यही हुआ पावर। तो जिसके पास भी पावर आएगा उसका वैल्यू बढ़ जाता है। देख ही रहे हो, हमने भी वो दौर देखा है 1992 से पहले ग्राम प्रधान का, है ना। किसी को तैयार करना पड़ता था कि आप ग्राम प्रधान के लिए खड़े हो जाइए, है ना। और गांव के एक प्रतिष्ठित आदमी को लोग आप ही ग्राम प्रधान बन जाइए, क्योंकि कुछ वैल्यू ही नहीं था, पावर ही नहीं था उसके पास, है ना। मान लो कोई गांव से अधिकारी आ गया तो उसका अपने जेब से चाय पिलाना पड़ता था, खिलाना पिलाना पड़ता था, सेवा सत्कार करना पड़ता था, मिलता कुछ नहीं था। और आज जब पावर आया, गांव में सड़कें बनवाने के लिए
लाखों रुपए आता है घर बनवाने के लिए, साफ सफाई के लिए। तो इसमें क्या है, डेफिनेटली आपको पता ही है कि फायदा कहाँ से होता है, ऊपर से नीचे तक राजीव गांधी जी ने कहा था। सो इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी एज। अब बोला है कि डिसेंट्रलाइजेशन डेमोक्रेसी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना? पावर्स ट्रांसफर टू डिफरेंट लेवल। अब लेवल जितना नीचे तक पावर को ट्रांसफर करेंगे उतना लोग ज़्यादा कनेक्ट होंगे सिस्टम से, है ना, सिस्टम से। अब आई कैन इजिली मीट द ग्राम प्रधान। अगर कोई भी दिक्कत है तो हम ग्राम प्रधान से आसानी से मिल सकते हैं। चीफ मिनिस्टर से मिलने में हमको टाइम लगेगा, प्राइम मिनिस्टर से जानते ही हो बहुत समय लग सकता है, हो सके मुलाकात भी ना हो। तो इसीलिए जो लोकल इम्पोर्टेंस की, गांव की सड़कों की ज़रूरत हमें रोज है ना, क्योंकि गांव में ही अपने घर जाने के लिए, आने के लिए सड़कों की ज़रूरत पड़ेगी। नेशनल हाईवे की ज़रूरत हमको डेली नहीं पड़ेगी, एक्सप्रेसवे की ज़रूरत हमको डेली नहीं पड़ेगी। ग्राम साफ सुथरा हो, हमको ज़रूरत है इसकी। अगर साफ सुथरा नहीं रहेगा तो बीमारियाँ फैलेंगी। प्राइमरी एजुकेशन बेहतर होगा तो क्या है, लोगों का पैसा बचेगा, अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी होगी तो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है हमको गांव के लेवल पे ही मिल जाएगा। तो ये सब क्या है, ये लोकल जो डेली हमको इससे सामना करना है, तो ये लोकल इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं। और इसके लिए क्या है, हम आसानी से गांव के प्रधान को मिल सकते हैं। तो इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेसी। वही बोला है कि डिसेंट्रलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब रूल बाय द पीपुल, है ना। पीपुल शुड बी कंसर्न इन द मेकिंग ऑफ लॉ और इन एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए और बिना डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के डेमोक्रेसी संभव नहीं है ना। जितना मतलब लोगों के पहुंच में प्रशासन होना चाहिए, है ना। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पावर। जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होगा, बर्डन ऑन द अपर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट विल बी मिनिमाइज। और जितना ज़्यादा हम पावर को डिवाइड करेंगे सो बर्डन क्या होगा, कम होते जाएगा, है ना। किसी भी लेवल पे आपके घर ही मान लो, है ना, अब जो भी मुखिया है परिवार का, वो हर चीज़ अपने ही ऊपर ले ले। पैसा कहाँ से आएगा, ये हमारी जिम्मेवारी है। खाना कैसा बनेगा ये हम देखेंगे, हमसे पूछ के बनाओ। कौन कहाँ जाएगा ये हमसे पूछ के करो। कौन सी सब्जी खरीदी जाएगी हमसे पूछो। कौन से अनाज खरीदी जाएगी, खाने में क्या होगा, किसको कैसा कपड़ा खरीदा जाएगा हमसे पूछो। तो सारा जब बर्डन, है ना, घर कैसा बनेगा, कितने का बनेगा, सब हमसे। तो सारा बर्डन जो मुखिया है अपने ऊपर ले लेगा तो डेफिनेटली उसको क्या होगा, मानसिक टेंशन होगा और कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं होगा। अब डिफरेंटली इसी को अगर बांट देंगे जो डेली यूज का है ना, सपोज करो खाना बनाना, तो ये क्या है डेली, तो इसको जो डेली काम कर रहा है उसको दे दो, डिसीजन वो खुद लेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिस्टम बेहतर होते जाएगा, वो इजीली हैंडल कर सकता है। एक और जो मेन मुद्दे हैं वो जो हेड ऑफ द फैमिली अपने पास रखे, जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है, बच्चों की एजुकेशन कैसे होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पे इट हेल्प्स टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपुल इन डिसीजन मेकिंग एंड ऑल्सो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। अब बोला है कि हाउ द डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो जितना ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा, डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स बेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स बेटर पार्टिसिपेट। अब लोकल गवर्नमेंट बनने से क्या हुआ, पीपुल कैन इजीली मीट द सरपंच और ग्राम प्रधान। तो ये क्या हुआ, एक पार्टिसिपेशन हुआ, है ना। जो व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई है और जिसको चुन कर के लोगों ने भेजा है उससे वो डायरेक्टली मीट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल विद द सिस्टम। यहाँ पे एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग एक सिस्टम से।
तो जितना ज़्यादा बेहतर सिस्टम से लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, डिसीजन उतना बेहतर लिया जाएगा, है ना। तो वही बोला है कि इट हेल्प्स टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपुल एंड इन मेकिंग ऑफ डिसीजन, है ना। इट हेल्प्स टू सॉल्व द लोकल प्रॉब्लम एफिशिएंटली, लोकल प्रॉब्लम को एफिशिएंटली, क्योंकि लोकल प्रॉब्लम को बेहतर कौन जानता है, वहाँ के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं। अब लखनऊ का चीफ मिनिस्टर या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर थोड़ी जानता है कि आपके यहाँ गांव में कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ के लोग ही ना जानते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ जो है व्यक्ति वो बेहतर डिसीजन ले सकता है जो व्यक्ति दिल्ली में बैठा है उससे, इसलिए पावर को डिसेंट्रलाइजेशन बेहतर माना जाता है। तो वही बोला, इट हेल्प टू सॉल्व द लोकल प्रॉब्लम एफिशिएंटली, सुचारू रूप से लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द स्कूल्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज द स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी बिकॉज वी लर्न बेसिक थिंग इन स्कूल। यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आपको बेसिक नहीं पढ़ाया जाएगा, बेसिक के लिए आपको स्कूल जाना जरूरी है, नेसेसरी है ना। क ख ग सीखने के लिए या वर्ड रीडिंग कैसे होती है इसको जानने के लिए पहले स्कूलिंग जरूरी है। तो वैसे ही लोकल गवर्नमेंट इज द बेसिक ऑफ डेमोक्रेसी। जितना बेहतर लोकल गवर्नमेंट काम करेगी उतना डेमोक्रेसी बेहतर होती जाएगी। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, अब इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन किस तरह किया गया। वी हैव आफ्टर इंडिपेंडेंस 2 tiers ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री बट नाउ वी हैव द 3, एवरीबॉडी यू नो। इंडिपेंडेंस के बाद हमने 2 tier ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट अपनाया, और 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन किया गया जिसमें 3rd लेवल ऑफ द गवर्नमेंट वाज ऑप्टेड, दैट इज अ लोकल गवर्नमेंट, है ना। पंचायती राज गवर्नमेंट भी कहा जाता है उसको। तो ऐसा क्यों किया, क्यों पंचायती राज गवर्नमेंट लाया गया। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, देयरफॉर इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 tiers ऑफ द गवर्नमेंट। अब बोला कि इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, यू नो दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। तो इतने बड़े देश को केवल 2 लेवल के गवर्नमेंट पे चलाना मुश्किल काम था, तो इसलिए 3rd लेवल ऑफ द 3rd tier ऑफ द गवर्नमेंट को अपनाया गया, है ना। स्टेट इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट। अब इससे पहले पढ़े हो आप कि इंडियन स्टेट आर मच लार्जर इन कंपेरिजन टू द सम मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन या अफ्रीकन कंट्री में जितने देश वहाँ बड़े हैं, हमारे यहाँ उतना स्टेट बड़ा है ना। और हमारे यहाँ स्टेट का जितना पॉपुलेशन है यूरोप के कई सारे देशों को मिला दोगे तो उतना पॉपुलेशन है ना। तो इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या है, वी हैव टू ब्रेक दिस स्टेट्स, है ना। जितना स्मॉलर यूनिट होगा उतना बेहतर हम उसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो वही यहाँ पर स्टेट इन इंडिया एज लार्ज इंडिपेंडेंट कंट्री इन यूरोप इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश इज द बिगर देन रसिया। अब बोला है कि अगर पॉपुलेशन के हिसाब से लोगे तो रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन पॉपुलेशन उसके उत्तर प्रदेश से कम है ना। और अमेरिका से थोड़े से ही उत्तर प्रदेश में आबादी कम है। पिछली बार जब जनगणना हुई थी तो 21 करोड़ थी और लमसम इस बार 25 से 26 करोड़ हो गया होगा। यूनाइटेड स्टेट्स की 34 करोड़ के आसपास है। तो महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी। महाराष्ट्र और जर्मनी दोनों एक रूप, जितना बड़ा महाराष्ट्र है उतना बड़ा जर्मनी है। तो इन बड़े बड़े राज्यों को गवर्न करने के लिए क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया, है ना। स्मॉलर यूनिट में इसको ब्रेकअप किया गया। Many of these states are internally very diverse, so there is thus a need for power sharing within these states. अब बोला है कि बहुत सारे स्टेट डाइवर्सिटी ज़्यादा है एक ही स्टेट में। अब जैसे उत्तर प्रदेश ही है, यहाँ डाइवर्सिटी मिलेगी आपको देखने को, है ना। हमारे यहाँ कोई और भाषाएं बोली जा रही हैं, वाराणसी रीजन में कोई और, लखनऊ रीजन में कोई और, इलाहाबाद में कोई और, अब बुंदेलखंड में कुछ और, है ना। फिर उधर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाओगे तो वहाँ मथुरा साइड, आगरा साइड में कुछ और भाषा है, उधर सहारनपुर वगैरह साइड में कुछ और भाषा है, मुरादाबाद साइड में कुछ और भाषा है। तो ये सब क्या है, डाइवर्सिटी है। और इसके लिए क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है ना। और
डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स ऐसा नहीं, पहले भी जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल है ना, या विलेज लेवल, पहले भी डिसेंट्रलाइजेशन था, लेकिन पावर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्यों कहा गया? पावर मीन्स पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपुल, है ना। लोगों के हाथ में पावर कहाँ था? और स्टेट लेवल, क्योंकि स्टेट लेवल में उन्होंने एमपी और एमएलए को भेजा है, उनको वो लोग 5 साल के बाद बर्खास्त कर सकते हैं। लेकिन गांव के लेवल पे क्या? तो गांव के लेवल पर इसलिए क्या हुआ, ग्राम प्रधान को लाया गया, है ना, कि वहाँ भी लोग डिसीजन ले, सरपंच को चुने, और सरपंच अगर काम सुचारू रूप से नहीं कर सकता है तो उसको बर्खास्त कर सकते हैं, है ना। इसलिए लोगों को पावर दिया गया लोकल लेवल पे। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, और आपको पता है कि इंडिया इज रिपब्लिक कंट्री, है ना, इंडिया इज फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? पावर इन द हैंड्स ऑफ द पीपुल रिप्रेजेंटेटिव। पावर हमेशा किसके हाथ में रखा जाएगा? लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के। भले हमारे यहाँ एसपी डीएम या सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन पावर हमेशा किसके हाथ में है? पीपुल रिप्रेजेंटेटिव, जो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके हाथ में पावर होता है। डिसीजन वही लेता है, जो अधिकारी हैं वो केवल इम्प्लीमेंट करते हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, द मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992 द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम आपको बता ही दिए हैं कि 1992 में मेजर डिसीजन डिसेंट्रलाइजेशन कब किया गया? तो 1992 में किया गया था, है ना। एंड एट दैट टाइम इट वाज डिसीजन वाज टेकन दैट इंडिया विल ऑप्ट द थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज पंचायती राज और लोकल गवर्नमेंट, और उसको थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इट is constitutionally mandatory to hold regular election to local government, as it is constitutionally mandatory to hold the election of center or state government. Like that also it is mandatory to hold the election of the local government. And for the holding of election of the center or local government, a particular body, that is the Election Commission of India. The Election Commission of India is responsible for the holding the regular election for the central and state government. Likewise, a state election commission is also there. And what is the responsibility of the state election commission? To hold a regular election for the local government, है ना। जैसे मैं बताया आपको कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको केंद्र सरकार राष्ट्र क्या बोलते हैं, जो केंद्र सरकार के लेवल पे होता है ना, उसका काम क्या है? केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन को करवाना एक निश्चित समय अवधि के उपरांत। उसी तरह राज्य में भी एक इलेक्शन कमीशन होगा, और जिसका काम क्या है? लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन करवाना। अब यहां पर आगे दिया गया है, इन कॉन्स्टिट्यूशन होल्ड, ये हो गया, सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास। अब बोला है कि सीट्स आर रिजर्व इन दिस लोकल बॉडी, मीन्स लोकल गवर्नमेंट में जो भी इलेक्शन होगा तो सीट रिजर्व होगा, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड अदर बैकवर्ड क्लासेस। अपार्ट फ्रॉम दिस 1/3 ऑफ सीट मस्ट बी रिजर्व फॉर द वुमेन्स। 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व होगा? महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज बीन क्रिएट, अब बोला मैं जो बताया था आपको, स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएट किया गया 1992 में, क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है, इसको कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन।
The state government are required to share some powers and revenue with local government body. This nature of sharing varies from state to state. अब यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के पास फंड कहाँ से आएगा, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट कोई भी टैक्सेस नहीं लगा सकती, बहुत ज़्यादा टैक्स थोड़ा बहुत लगा सकती है लेकिन नहीं लगाया जाता है ना। कौन सा टैक्स लोकल गवर्नमेंट लगाएगी, कैसे लगाएगी? दुनिया भर का टैक्स तो पहले सेंटर और स्टेट ही ले रहा है, हाँ, तो लोकल गवर्नमेंट कहाँ से लेगी? तो इसलिए कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, दे हैव टू शेयर सम ऑफ देयर रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। जो रेवेन्यू है वो किसको शेयर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा लोकल गवर्नमेंट को। तो लोकल गवर्नमेंट को जो पैसा आता है डेवलपमेंट के लिए वो सेंटर और स्टेट दोनों से आता है। सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया एंड फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया। एक यहाँ पर डायग्राम दिया गया है मैपिंग करके। यूनियन गवर्नमेंट दिया गया है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट हो गया। अब लोकल गवर्नमेंट में दो पार्ट होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। म्यूनिसिपैलिटी जो शहर में होता है ना, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो बड़े बड़े शहर होते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल छोटे स्तर पे, और नगर पंचायत। यहाँ पर पंचायती, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इंटरमीडिएट पंचायत एंड विलेज पंचायत, जो लोकल ग्राम क्या बोलते हैं, विलेज लेवल के आधार पे है ना। यहाँ पंचायत तो जिला पंचायत जैसे सदस्य होता है, तो वो क्या होता है, ये सारे विलेजेस का हेड होता है। पहले ग्राम प्रधान है ना, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य, वही बोला इंटरमीडिएट पंचायत, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, उसका पावर डीएम के बराबर होता है ना। और ही वाज द कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और जिले का पहला व्यक्ति माना जाता है, मतलब पावर, ही इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डीएम से भी ज़्यादा उसके पास पावर है। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, विलेज लेवल यहाँ दिया है, ग्राम पंचायत फॉर्म्ड बाय द ग्राम सभा हेडेड बाय सरपंच। ग्राम पंचायत कौन, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या फर्क है? ग्राम सभा, एक ग्राम पंचायत में कई सारे ग्राम सभा हो सकती हैं, और ग्राम सरपंच जो होता है हमेशा ग्राम पंचायत का होता है, ना कि ग्राम सभा का होता है ना। सरपंच किसका होता है, ग्राम पंचायत का होता है, ग्राम सभा का नहीं होता है। एक ग्राम सभा ग्राम पंचायत हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर ग्राम सभा ग्राम पंचायत हो, है ना। कई सारे ग्राम सभा मिलकर के ग्राम पंचायत बनाते हैं। ये पॉपुलेशन के आधार पर मिनिमम लाइक 3000 वोटर होना चाहिए एक ग्राम पंचायत में। अगर बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां 3000 से कम वोटर हैं, तो बहुत सारे विलेजेस को मर्ज करके ग्राम पंचायत बनाया जाता है। ब्लॉक लेवल पंचायत समिति इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर, बीडीओ जिसको कहा जाता है, और पंचायत समिति जो ब्लॉक प्रमुख होता है उसी को वहां का हेड होता है ना। अभी जिला परिषद formed by elected members and have members of the लोक सभा एमएलए ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जिला पर्सन, जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है उसी को जिला परिषद का हेड होता है। हर जिला में जिला परिषद होता है जहां वो बैठता है ना। और जिला परिषद, जिला जो चेयर पर्सन होता है, उस वहाँ पर क्या होता है, हर किसी की मीटिंग होती है, उसको हर किसी से कंसर्न करना होता है, और फर्स्ट पर्सन ऑफ द कहा जाता है उसको किसी भी जिले का। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, यहाँ पर दिया हुआ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, टाउन एंड बिग सिटी। म्यूनिसिपलिटी, म्यूनिसिपल चेयर पर्सन इज हेड, है ना। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर इज द हेड। और जो बड़े शहर है जैसे बॉम्बे हो गया, बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, आगरा हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पर ये बड़े शहर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जैसे बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, तो वहाँ पर मेयर होता है ना। और म्यूनिसिपलिटी
जैसे बलिया हो गया, ये छोटे शहर हैं या टाउन है ना, या गाजीपुर, आजमगढ़, ये सब क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, यहाँ पर चेयरपर्सन होता है। ये है सब डेफिशिएंसी ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट की कमियां क्या हैं, इलेक्शन टू ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, रेगुलरली हेल्ड हो रहा है, लिख दिया गया है इन इंडिया, ग्राम सभा का इलेक्शन रेगुलरली कंडक्ट किया जा रहा है। मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट ट्रांसफरिंग पावर एंड रिसोर्सेज, एग्जाम्पल फाइनेंशियल, यहाँ पर ये कमी है ना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और समटाइम्स सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट ट्रांसफर मनी ऑन द टाइम, है ना, एंड डिले हो जाता है। अभी जैसे बाढ़ आई हुई है, बाढ़ के टाइम है ना, फ्लड आया हुआ है, और पैसे की ज़रूरत अभी ज़्यादा है रिहैबिलिटेशन के लिए, लेकिन पैसा क्या है 10 दिन के बाद आया, जब बाढ़ खत्म हो जाएगी तो उस पैसे का क्या फ़ायदा। तो वही बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टेट और सेंट्रल, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट ट्रांसफर द रेवेन्यू ऑन टाइम। वुमेन इन एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड वुमेन इन एक्टिव, मोस्टली लोकल गवर्नमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन फॉर्मेशन क्यों किया गया, टू इंश्योर द लार्जर पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन। लेकिन यहाँ पर क्या देखा गया, मोस्ट ऑफ द वुमेन आर इनएक्टिव, है ना, सो वुमेन पार्टिसिपेशन इज इनएक्टिव, है ना। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ओके, थैंक यू।